So next topic is absolute value. क्या होता है भाई? मॉडुलस स्कूल में पढ़े थे हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ठीक है? फटाफट डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। द मॉडुलस को ही हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x is defined by mod x is equals to x minus x if x is greater than equals to 0 and if x is less than 0। ये सबको पता है, राइट? तो पढ़ के आया ना, ये तो सबको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है। क्या करता है मॉडुलस? बेसिकली पॉजिटिव कर देता है नंबर को, है ना? मतलब मॉड 3 तो 3 होगा, माइनस मॉड 3 भी 3 ही होगा। मॉडुलस क्या करता है? नंबर को पॉजिटिव कर देता है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अगर आपको नहीं है तो फिर मैं पूछने वाला हूं। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो मैं पूछता हूं। खुशबू, यस सर। मैंने अभी कहा कि कोई भी नंबर होता है उस नंबर को पॉजिटिव कर देता है मॉडुलस, राइट? यस। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस एक्स तो माइनस एक्स के इक्वल हो रहा है, तो नेगेटिव कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ये? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। तो ये मैंने अभी कहा कि पॉजिटिव कर देगा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है यशवी? यस सर। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? मैंने गलत लिखा है? नहीं। तो फिर दिक्कत क्या है बताओ? आशीष, यस सर। क्या होगा? कुछ गड़बड़ है? एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। हाँ, मतलब नॉन नेगेटिव आएगी, बट यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। क्या गड़बड़ है यहाँ पे? एक्स लेस देन 0 से। सिमी, यस सर। क्या प्रॉब्लम है? अनमोल, यस सर। क्या होगा यहाँ पे? सर मतलब साइन जो भी होगी वो मॉड्यूलस में आके ऑपोजिट। लेकिन यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। सर मैं बोलूं? नहीं, जब पूछा तब बताया नहीं, अब नहीं पूछना। सर सोच रहे थे तब। ना ना ना, अब नहीं पूछना। ग्रेटर सर अब वो पॉजिटिव में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, पॉजिटिव तो नेगेटिव थोड़ा में पॉजिटिव ही होगा। ये नेगेटिव को नेगेटिव क्यों बोल दिया इसने? नेगेटिव तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। नहीं सर। क्यों यशवी? सर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी ना।
हाँ तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने तो नेगेटिव लिखा हुआ है, तो गलत है ना। नहीं, नेगेटिव नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। देखो, कोई पॉजिटिव नंबर लेते हो आप, मान लो एक्स लिया आपने 2, तो उसका उसका मॉडुलस क्या आएगा, मॉड 2 एक्स इटसेल्फ, एक्स का एक्स रखा हुआ है, सो मॉड 2 इज इक्वल टू 2। बट आप ये वाला केस लेते हो, अगर आपने -2 लिया तो उसका मॉडुलस क्या आएगा, -x, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नेगेटिव। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -2, तो नेगेटिव ऑफ -2, माइनस ऑफ -2 दैट इज 2, तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझे, कोई डाउट? नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या होगा, माइनस ऑफ -1 दैट इज 1। ये डेफिनेशन यहाँ से ये बोल रही है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिखा, क्योंकि एक्स आपका नेगेटिव है, ऑलरेडी माइनस में है ये, तो उसके साथ एक माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा ना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। लेट x, y be any two real numbers then first one, mod x is greater than equals to 0 for every x, and जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है, हमेशा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। ठीक है ना, और 0 कब होगा, सिर्फ x आकर आप 0 लोगे तो ही 0 होगा, अदरवाइज कभी 0 नहीं हो सकता। mod x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट, माइनस mod x किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल, दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर ले लो आप, एक्स स्क्वायर का मॉडुलस लो या फिर मॉड का स्क्वायर लो, सब एक जैसा है, किसके इक्वल होने वाला है, एक्स स्क्वायर के ही इक्वल होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, तो तीनों की तीनों वैल्यू सेम होगी। नेक्स्ट, mod x minus mod y is less than or equals to x plus minus y less than or equals to mod x plus mod y। ठीक है कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर? ये चीज आपने पढ़ते हो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से, ऑलवेज ये पढ़ते हो ना, मॉड में x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y। इस प्लस होना जरूरी नहीं, यहाँ पे आप नेगेटिव भी कर सकते हो। अगर आप नेगेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, मॉड x माइनस वाई इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, इसके अलावा ये वाला भी ट्रू होगा। मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है आपको कि सही है ये? सरफराज क्या लगता है तुमको? सर हाँ, ठीक ही है सर। ठीक लग रहा है सर राइट साइड तो ठीक ही है, लेफ्ट साइड थोड़ा सोच रहा हूँ। सोचो सोचो, यशवी तुम्हें क्या लगता है? सही लग रहा है। लगना नहीं होता है, चीजों को वेरीफाई करना या प्रूफ करना सीखो। प्रूफ नहीं हो सकता तो एटलीस्ट वेरीफाई तो कर ही लो। जल्दी बताओ। हेलो सर। हाँ बोलो।
सर वो पहला लिखा है मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, उसके बाद जो इक्वालिटी की है ना उसमें मेरे को शायद लग रहा है कि इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ लेस देन ही होगा। सिर्फ लेस देन होगा, इक्वल्स टू नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे यस सर। मतलब ये वाली कंडीशन नहीं होगी। अच्छा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन देना है, कोई गलत प्रूफ करना चाहता है इसको? सर होगा इक्वल। होगा, गलत प्रूफ करो भाई इसको। कैसे सर एग्जाम्पल? एग्जाम एक्स को -2 ले लो और वाई को 3। क्या मिलेगा? एक्स को -2 लिया तो मॉड एक्स मतलब कि 2 -3 दैट इज -1। हाँ। फिर दूसरी तरफ क्या आएगा? मॉड में एक्स प्लस वाई तो -2 नहीं, उस प्लस तरफ 3, तो पॉजिटिव ही आएगा। ये तो ऑलवेज गलत। पॉजिटिव ही होगा। तो ऐसे हाँ। ही गलत प्रूफ कर दिया इसने तो। मतलब इक्वालिटी तो आएगी भाई, बिल्कुल सही है। और कुछ गड़बड़ लग रही है तुमको? बोलो बोलो। दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे, उसका मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस दोनों में ब्रेक हो जाएगा। मॉड एक्स इज इक्वल्स टू मॉड वाई। कोई मिस्टेक नहीं है भाई इसमें, थोड़ा दिमाग चला के सोचोगे तो ऑलवेज पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है। कहीं कहीं पे मैं इसलिए पूछ रहा था, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होता है। पर उसका मतलब क्या हुआ कि इसके मॉडुलस मतलब पॉजिटिव नंबर से बड़ा है ये। अगर पॉजिटिव से बड़ा तो नेगेटिव से तो बड़ा हो ही जाएगा ना। तो लेकिन आप लोगों ने, मुझे लगता नहीं कि मॉडुलस भी कभी दिखा होगा, तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6th, ये कंडीशन बहुत बार देखने को मिलती है हमको। मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू के। इसका मतलब क्या होता है? mod x is less than or equals to k if and only if minus k less than or equals to x less than or equals to k। x किसके बीच में होगा? माइनस के और k के बीच में होगा। अगर यहाँ पे मैं इक्वालिटी को हटा दूंगा तो यहाँ पे भी जो इक्वालिटी है वो हट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको लेस देन इक्वल्स टू पूछा है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ x is greater than equals to k और x is less than and equals to minus k। k से बड़ा होगा और माइनस k से छोटा होगा। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हो तो इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, 2 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मॉड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1, मॉड एक्स क्या होता है बाय डेफिनेशन? वो डेफिनेशन अप्लाई करो और वो क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? -1 से लेके 1 के बीच का नंबर, ये वाला पोर्शन, ये इंटरवल बेसिकली। तो ये क्या आपका बेसिकली बनता है? इंटरवल बनता है ये। अगर इक्वालिटी होगी तो क्लोज बन जाएगा, इक्वालिटी नहीं होगी तो ओपन बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 तो ये क्या बनेगा आपका? ये वाला बाहर वाला पोर्शन। मतलब पूरी रियल लाइन में से इस इंटरवल को हटा दो, पूरे रियल लाइन में से इस इंटरवल को हटा दो, जो पोर्शन बचता है वो वाला पोर्शन आएगा आपका इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वन। कुछ डाउट आया, नहीं समझ में आया तो ऑन द स्पॉट पूछ लेना, वेट मत करना, कोई और पूछेगा तब हमें पता चलेगा। x plus y is equals to mod x plus mod y if and only if x y is greater than equals to 0। ये चीज ऐसा मेरा मानना है कि ये दोनों प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी चाहिए या फिर आपको देखना चाहिए कि कैसे, कि क्या होगा वो तो मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब क्या है ये, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको, बट कैसे
मॉड x लेस देन इक्वल टू k होगा तो x माइनस के और k के बीच में कैसे होगा? आप इसको अगर देखना चाहो तो मॉड x की डेफिनेशन अप्लाई करो। क्या है डेफिनेशन x और माइनस x वाली? और उसके बाद देखो मैंने क्या बोला, ये लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए, क्योंकि मॉड x लेस देन k का मतलब क्या है? ये भी k लेस देन k और ये भी लेस देन k, ठीक है। और ये माइनस x लेस देन k बोला हुआ, इसका मतलब दोनों तरफ माइनस साइन अप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k। तो यहाँ से क्या मिला आपको? x लेस देन इक्वल टू k, यहाँ से क्या मिला? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सेकंड वाला सेवेंथ वाली भी आप प्रूफ कर सकते हो। ये मतलब मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन आपको अपने आप सोचना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर, तो आप कर सकते हो इजीली। कोई डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़ते हैं अपने 9th वन। हाँ, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला होता x प्लस वाई मॉड में, मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y होता है। अभी एग्जैक्टली इक्वल कब होगा? वो इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे है, देखो मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y कब होता है? व्हेनेवर x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? या तो x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर x और y दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। दोनों एक साथ पॉजिटिव, दोनों एक साथ नेगेटिव, तो आपको ये इक्वालिटी मिलेगी। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली लेस देन वाली कंडीशन आ जाएगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली लेस देन वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है मॉड x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ y माइनस एप्सिलॉन लेस देन। ये सब चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी आगे, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में देखने को मिले, अलग अलग तरीके से घुमा के देते हैं, कोई थियरी आप पढ़ो उसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कोई इसके बेस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्वियस है, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। घूम फिर के आपको इनका यूज करना पड़ेगा फ्यूचर में, इसलिए, ठीक है। सो y माइनस एप्सिलॉन, हाँ ये x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन, ये इसको कैसे प्रूव करोगे आप? ये इसके इक्वल है, ये वाली कंडीशन लगा दो, ये लग जाएगी। x की जगह में x माइनस वाई है तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई, देखो स्ट्रिक्टली लेस देन हो तो इक्वालिटी हमको लेनी नहीं है, लेस देन एप्सिलॉन और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन में y ऐड कर दो, पूरी इक्वेशन में y ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? मिल गया, यही है आपका, ठीक है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो, एनी डाउट? नो सर। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? क्या हो रहा है, दिखाने जा रहा। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो जानने के लिए पहले हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं अपने, ठीक है। सो ऑर्डर्ड पेयर इज एन एलिमेंट, ordered pair is an element of the form ओपन इंटरवल नहीं है भैया ये, ठीक है। ओपन इंटरवल जैसा दिखता है ये, पर ओपन इंटरवल होता नहीं है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट बोलेंगे अपने। इंटरवल मत समझ लेना ये। अब आपके दिमाग में आएगा सर पता कैसे चलेगा अगर 1 2 लिखा हुआ है, हमें कैसे पता ये ऑर्डर्ड पेयर है या फिर ये इंटरवल है? तो ऐसा दिमाग मत चलाओ, क्योंकि जो जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही होगी वहां पे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इंटरवल बोला हुआ है या इसे ऑर्डर्ड पेयर की तरह लिया हुआ है। वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है, बिना बोले पता चल जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो आप। द एलिमेंट ए is called
first element is called first element and the element B is called second element. Of the ordered pair. इसको ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहेंगे, इसको दूसरा एलिमेंट कहेंगे। दो एलिमेंट से मिलकर हमारा एक एलिमेंट बनता है। ऑर्डर्ड पेयर के केस में ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। दिस इज आवर वन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? सपोज हमने कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, ए बी और सी डी। लेट ए बी एंड सी डी बी एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स। देन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी। दोनों के पहले एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और दोनों के सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट इक्वल होंगे तब कहेंगे कि हम ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट ए एंड बी be any two sets then A cross B is equals to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B is known as कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। ए का और बी का इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। नोट, सिर्फ हर जगह एबीसीडी लिखा है, चलो ठीक है। या एबी की जगह एक्स वाई भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सब अपने ऐसे नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, तो ए बी यूज करते हैं या फिर एक्स वाई यूज करते हैं। ये नॉर्मली हम एलिमेंट्स इसी तरह के लेते हैं ऑर्डर पेयर में। नाउ खुशबू, यस सर। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ऑलवेज इक्वल होंगे, यस और नो? नहीं सर। क्यों? तो कब इक्वल होंगे? क्या ऐसा कोई केस है जब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए? हाँ सर। कब? जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। सारे एलिमेंट सेम होंगे या कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट सेम होंगे? बताओ बताओ। यशवी क्या लगता है? सर ये तो सेम नहीं होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो कब सेम होंगे? डिम्पी, सर जब ए दोनों इक्वल होंगे तो तब होगा, ए और बी इक्वल होगा। जब ए और बी इक्वल होंगे तभी दोनों सेम होंगे, ऐसा? यस सर। दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? सरफराज,
हाँ यस सर, इक्वल होने से ही होता है। ये इक्वल होंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, चलो मान लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि दिस इज दी ओनली पॉसिबिलिटी, या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? अगर मैं बोलूँ ए इज इक्वल टू बी, मुझे नहीं लेना, मुझे अलग अलग लेना है। अगर ए और बी को मैं अलग अलग लूंगा तो क्या ये कभी सेम नहीं हो सकते? If one of them is 0, जीरो तो सेट है, एलिमेंट थोड़ी मतलब है। null set, 0 एलिमेंट है। नल सेट मतलब तुम वो बात कर रहे हो ए इज एम्प्टी सेट, ऐसा? यस सर। ए इज एम्प्टी और बी इज एम्प्टी। yes sir, A और B है। वेरी गुड। तो ये तीन कंडीशन है, एक ये और एक ये। तो इन तीन कंडीशंस के अंदर ये इक्वल होता है, अदरवाइज ये कभी इक्वल नहीं होता। ठीक है, इसके बात करेंगे हम, चिंता मत करो। नोट लिख लेते हैं। इन जनरल A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A इज नॉट इक्वल। ठीक है, वेयर वेयर तो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो समझ जाओगे आप। ए बी और बी ए में कैसे एलिमेंट है पता चलता है आपको। यहाँ पे दिक्कत ये है कि ए क्रॉस बी जब लोगे आप तो एलिमेंट कैसे आएंगे? ए कॉमा बी, फिर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। जब बी क्रॉस ए लोगे तो एलिमेंट कैसे आएंगे? बी कॉमा ए, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और इसका फर्स्ट एलिमेंट बी है। इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आता है ए से, और इसका फर्स्ट एलिमेंट बी में से आ रहा है। और अगर ये दोनों इक्वल करने हैं तो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो मुझे सीधी सी बात है, ए और बी मुझे सेम करने ही पड़ेंगे। अगर ये सेम नहीं होंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकते दोनों के दोनों। इसलिए ए और बी दोनों क्या होते हैं? इक्वल लेने पड़ते हैं आपको। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले में भी सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे बी में से आएगा, इसका सेकेंड एलिमेंट ए में से, और इन दोनों को सेम करना है तो ये दोनों सेकेंड एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब बी और ए दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। Let A, B, C and D, चार सेट लिए हमने, आर सेट्स। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी, A यूनियन B क्रॉस C। सी और ए यूनियन बी का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विद सी इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ BC। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यूनियन खुद के यहाँ पर आ गया और ए और बी दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया सी के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरसेक्शन यहाँ पर आया और इसका इसके साथ हो गया। एग्जाम्पल लेके आप वेरीफाई कर सकते हो, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। डेफिनेशन बता दी है मैंने, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के चेक कर सकते हो, देख सकते हो इसको। ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे सी इंटरसेक्शन डी के साथ, क्या मिलेगा आपको? ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन विद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन डी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया आपने तो ए जो है वो सी के साथ हो जाएगा पहले वाले के साथ, और जो दूसरा वाला है दूसरे वाले के साथ, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और फिर दोनों का क्या ले लेंगे हम? इंटरसेक्शन। ठीक है, थर्ड वन,
ए माइनस बी, ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, फोर्थ वन। अच्छा अब आप बताओ मेरे को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एम्प्टी कब होगा? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन चाहिए मुझे। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी कब हो सकता है? ए और बी के बारे में आप क्या बोल सकते हो? मानव, हाँ सर। क्या लगता है ए और बी के बारे में क्या होगा? सर जब दोनों एम्प्टी सेट हो तब। मतलब ए और बी दोनों ही एम्प्टी सेट होंगे तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी होगा, ऐसा? हाँ सर। अगर कोई एक एम्प्टी सेट हो जाता है दूसरा नॉन एम्प्टी होगा तो क्या होगा? अगर मैं ए के अंदर दो एलिमेंट लेता हूं ए और बी में ले लेता हूं एम्प्टी सेट, तो उस केस में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? पहला एलिमेंट तो ए से आएगा यहां से, तो मैंने ये ए ले लिया, ए कॉमा। अब दूसरा एलिमेंट मुझे बी में से लेना है, पर बी में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं क्या लिखूं? सर वो सर हो नहीं पाएगा सर, इसका तो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा इस केस के अंदर? ए क्रॉस बी क्या होगा? सर वो भी एम्प्टी होगा सर। तुमने तो कहा था कि दोनों होने चाहिए एम्प्टी। एक एम्प्टी है तो भी बात बन गई ना? हाँ सर, एक से भी हो जाए। क्या लिखेंगे हम? आइदर ए इज एम्प्टी और बी इज एम्प्टी, ए इज एम्प्टी और बी इज एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, और सी आपको क्या लेना है? नॉन एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्टी ले लोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। सो दिस इंप्लाई ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ये इसका सबसेट है, ये तो दोनों सेम ही है, सेकंड वाला तो सेम है दोनों में सेट, और ये इसका सबसेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, अदरवाइज इसका सबसेट हो ही नहीं पाएगा। थोड़ा भी आप सोचोगे तो आपको ये चीज साफ साफ दिखाई देगी। इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि समझ में आ गया? ये जल्दी बताओ, यस और नो? यशवी, यस सर। समझ आया? हाँ। ये एक्सप्लेन करूं इसको और? नहीं सर, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ वन, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इफ एंड ओनली इफ या तो ए एम्प्टी होना चाहिए या फिर बी एम्प्टी होना चाहिए या फिर ए और बी दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट, ओके देन इफ, अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या ये कभी पॉसिबल है होना कि ए इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी हो जाए? क्या ये कभी हो सकता है? ए इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी? कौन बताएगा? मुझे नाम देखने पड़ेंगे, एक मिनट रुको। सृष्टि, यस सर। क्या ए और ए क्रॉस बी कभी इक्वल हो सकते हैं? सर B1 हो तो? B1 हो? ये एलिमेंट नहीं है, ये तो सेट है। नहीं सर, नहीं होगा तो। अच्छा,
जैनिल क्या लगता है? तो नहीं होगा। अजय परमार? सर मतलब ये आपने बोला, लेकिन ये ए क्रॉस बी मतलब बी 5 हो तब ए नहीं होगा सर, मतलब तभी होगा ना। क्या B5 हो तब? आप बी 5 एम्प्टी सेट हो तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए ही होगा ना फिर तो। अच्छा तो देखते 5 हैं। हो जाएगा सर तो 5 हो तो जाएगा 5 हो ना। जाएगा सर। बी अगर Five। तुमने एम्प्टी सेट लिया तो A क्रॉस B तुम्हारा एम्प्टी सेट हो गया, और A अगर तुमने 1 2 3 लिया होगा तो कैसे दोनों सेम होंगे? सर ए को 5 ले लेते हैं। हाँ, A को 5 लेना है। किसने बताया? सरफराज सर। हाँ गुड। अच्छा सरफराज, क्या ऐसा कभी हो सकता है हाँ सर। कि A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A? ये इसको मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, क्या ये कभी हो सकता है? सरफराज पॉसिबल है? इक्वल टू पॉसिबल है। इक्वल टू पॉसिबल है। A इक्वल टू A क्रॉस A पॉसिबल है ऐसा? सेम से हाँ, अगर 5 ले लिए तो मतलब नॉट सेट सबसेट सर कैसे होगा समझ में नहीं आया। सरफराज ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? इक्वल होगा लेकिन सबसेट नहीं होगा, कैसे? अगर ये दोनों इक्वल है तो ये तो सबसेट हो ही जाएगा ना। यस सर, यस ये इसका सबसेट हो जाएगा और ये भी इसका, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। यस सर, यस सर। एग्जाम में ऐसा होता है, एग्जाम में ऐसा बहुत होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करके आते हैं। कई बार 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एक ही चीज बता रहे होते हैं, लेकिन वो एक ऑप्शन को टिक कर देंगे, बाकी 2 को समझेंगे नहीं ये नहीं होगा, जबकि तीनों ऑप्शन इनडायरेक्टली सेम ही होते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसी बहुत गलती अच्छा कभी था नहीं करनी, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके उसके बाद आंसर दो। हाँ सर। चलो, तो बिल्कुल सही कहा। ये दोनों इक्वल भी बोल सकते हो, सबसेट भी बोल सकते हो, कब? व्हेन A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। So if A is subset of A cross A or A is equals to A cross B, then A is empty set। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? जब आप बोलोगे A is equals to A cross B, तो दिमाग में पहली चीज आती है कि ये सेम नहीं। अगर एम्प्टी सेट आपके दिमाग में ना आए तो आप क्या सोचोगे कि A क्रॉस B में तो ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट है, और ए के अंदर तो सिंगल एलिमेंट आएंगे, ए बी टाइप के, इस तरह के। तो टाइप ऑफ एलिमेंट ही अलग अलग है, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है सेम होने की। लेकिन क्योंकि अगर एक ये एम्प्टी वाला ले लोगे तो बात बन जाएगी अपनी। अगर ये एम्प्टी हुआ तो दोनों ही एम्प्टी हो जाएंगे, तो फिर टाइप ऑफ एलिमेंट की बात ही नहीं आएगी, दोनों ही खाली है। और एम्प्टी सेट के अलावा दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी आपको। और दूसरा A इज इक्वल टू A क्रॉस B बोलते हैं तो दिमाग में क्या आता है? नंबर्स। 2 इज इक्वल टू 2 into 1, तो इसको 1 बोल रहे हैं कि B को 1 ले लो सर, तो A into 1 इज A, A इज इक्वल टू A। ये सेट है, एलिमेंट नहीं है ये, ऐसे 1 नहीं बोल सकते हो। मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूँ, यहाँ पे आप आए हो प्रैक्टिस करने के लिए, दिमाग चलाने के लिए। दिमाग बंद करके मत मेरे सामने बैठा करो। कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में आगे पीछे पूरा सोच लो कि क्या हो सकता है। पहले तो नेगेटिव ही सोचो, गलत ही सोचो कि मैं बोल रहा हूं वो गलत हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है, क्या मिस्टेक है इसमें। डबल वेरीफाई करो बोलने से पहले। यहां पे जितनी गलतियां कम करोगे उतना ही तुम्हारे एग्जाम में बेनिफिट होगा। और बोलो, चुप मत हो जाना, क्योंकि अगर चुप हो गए, नहीं बोला, तो यहाँ पे मैंने आपकी गलती सुधार रहा हूं मैं। यहाँ पे गलती कर लो चल जाएगा, एग्जाम में गलती करोगे नहीं चलेगा। तो जितनी करनी है यहीं पे कर लो। तो जब मौका मिले तो जो भी दिमाग में आंसर हो, आंसर बोल ही देने का। गलत तो गलत, मैं कौन सा मेडल दे रहा हूं या आपको पनिशमेंट दे रहा हूं। तो जितनी भी तुम्हारे दिमाग में गलत फहमियां बैठी हुई हैं चीजों को लेके,
वो सब यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 8th वन, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? कितना होगा? अरे n क्रॉस n, n प्लस m होगा। m क्रॉस n, हाँ m मल्टीप्लाई n। मल्टीप्लाई आएगा हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई आएगा। ए के अंदर सर मैंने भी क्रॉस ही बोला सर। क्रॉस बोला था मैंने, प्लस सुना। अच्छा ओके सॉरी सर, ठीक है। 1 2 3 ए बी। अब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। इस 1 को 1 के साथ इन दोनों का पेयर बनाओगे, फिर इस 2 के साथ इन दोनों का बनाओगे, फिर इस 3 के साथ इन दोनों का बनाओगे। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट के साथ इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाने वाले हो आप। हर एलिमेंट के साथ इसका एक पेयर बनेगा। तो 1 के साथ 2 पेयर बनेंगे, 2 के साथ भी 2 बनेंगे, 3 के साथ भी 2 बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 6 हो जाएंगे। अब यहां पे गड़बड़ हो गई। नहीं ठीक है, 6 हो जाएंगे। तो कैसे बनाओगे? जितने एलिमेंट होते हैं ये जितनी बार है उतनी ही बार इसको लिख दो। मतलब अगर मैं कहूं कि इसमें ए के अंदर मान लो n एलिमेंट्स दिए हमने, बी के अंदर m एलिमेंट्स दिए, तो हर एक एलिमेंट के लिए m पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसमें एक एलिमेंट लोगे उसके लिए टोटल m एलिमेंट मिल गए तुमको, ठीक है। प्लस फिर यहां से दूसरा एलिमेंट लोगे उसके लिए फिर से m एलिमेंट m पेयर बनाओगे, फिर यहां से तीसरा एलिमेंट लोगे फिर से m पेयर बनाओगे। हर एलिमेंट के साथ ये n m एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन आएगा। तो हर एलिमेंट के साथ हर एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग m एलिमेंट मिलेंगे आपको। तो टोटल यहाँ पे कितने n एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग m एलिमेंट मिलेंगे। मतलब m प्लस m कितनी टाइम? n टाइम्स मिलेगा। n टाइम्स m मतलब ये क्या हो जाएगा? n इंटू m। तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओके हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीटनेस एक्सियोम। किसी को डाउट है यहाँ पे? कुछ भी थोड़ा भी अगर मन में डाउट हो तो घर पे लेके मत जाओ, यहीं पे पूछ लो। एग्जांपल देके क्लियर कर लेंगे अपने। कुछ भी डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट? एनीबॉडी? कोई डाउट? चलो ठीक है, एकदम खामोशी छाई हुई है। मतलब आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक द कंप्लीटनेस एक्सियोम। कंप्लीटनेस एक्सियोम को पढ़ने के लिए हमें बाउंडेडनेस पढ़ना पड़ेगा। बाउंडेड सेट क्या होते हैं? बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, ठीक है। चलो तो बाउंडेड अबव सेट देखते हैं क्या होगा। बाउंडेड अबव सेट क्या मिलेगा आपको? लेट S be a non-empty subset of R. S be a non-empty subset of R.
then first one S is bounded above, बाउंडेड को शॉर्ट में BDD ऐसे लिख देते हैं, बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट सम k belongs to R such that x is less than or equals to k for every x belongs to S। ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि मैं बार बार यूज करूंगा। इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, या तो ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, सच दैट। अगर ऐसा लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एवरी या फॉर ऑल। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेन मैं आपको बाद में कर दूंगा। एंड एस इज अनबाउंडेड अबव इफ। अब यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गए हैं भाई, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। k belongs to R, we can find at least one element x belongs to S such that x is greater than k। अब इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, रियल लाइन का हमको सबसेट लेना है। बाउंडेड अबो, बाउंडेड बिलो एक साथ बता देता हूँ, बाउंडेड भी बता देता हूँ, सारी चीजें अभी समझा देता हूँ एक साथ में, फिर फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, फिर बार बार एक ही चीज को समझाना नहीं पड़ेगा आपको। तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें एक साथ, इसको आप ध्यान से देख लो। कोई भी एक सेट लेते हैं हम, मान लो क्या लोगे आप, ये सेट ले लिया अपन ने, 1 2, ठीक है। हमने सपोज हमने ले लिया इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 2, क्लोज इंटरवल 1 2। यहाँ पे इस सेट के अंदर अपर बाउंड, बाउंडेड अबव बोला हुआ है। अगर ऊपर से बाउंड लग जाए, ऊपर मतलब बड़े की तरफ, ये है अपर डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन। यहाँ नंबर बड़े होते जाते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, लोअर वाली डायरेक्शन। यहाँ पे एलिमेंट छोटे होते जाते हैं। तो अपर की डायरेक्शन से अगर बाउंड लग जाए, बाउंड का मतलब क्या होता है, एक लिमिट आ जाए कि उसको क्रॉस ना कर पाए। ठीक है, एक बाउंड लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सेट आपका अपर बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है। फॉर एग्जांपल ये सेट में 2 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, इंटरवल में, इस इंटरवल में 2 से बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 क्या है इसका, 2 को हम कहेंगे अपर बाउंड। ऊपर की तरफ से बाउंड लगा हुआ है, ये क्या है हमारा अपर बाउंड। तो बाउंडेड अबव हो गया, नाम से ही पता चलता है। बाउंडेड अबव का मतलब क्या है, अबव मतलब ऊपर, ऊपर से बाउंडेड होना चाहिए। ऊपर से मतलब ये वाली डायरेक्शन, यहां से बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड मतलब एक लिमिट से आगे वो जा ना पाए, तो ये 2 के आगे नहीं जा सकता। तो ये क्या है, ये जो सेट है आपका वो बाउंडेड अबव है। और जो बाउंड लगता है आपका ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर 2 इसका अपर बाउंड है, इसका 2 अपर बाउंड है, ठीक है, तो मैं अपर बाउंड को शॉर्ट में यू भी लिख देता हूं, अपर बाउंड है। सो 3 भी अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड का मतलब
सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, उससे छोटे होने चाहिए। मैथमेटिकली जो डेफिनेशन अगर आप देखो जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो क्या लिखा हुआ है कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। मतलब बात वही है कि एक बाउंड लग जाए, उससे उसको क्रॉस ना कर पाए। तो एलिमेंट जब 2 को क्रॉस नहीं कर सकते तो 3 को कैसे क्रॉस करेंगे? तो अगर 2 अपर बाउंड है तो 3 भी अपर बाउंड होगा, 4 भी अपर बाउंड होगा, 5 भी अपर बाउंड होगा, सारे के सारे अपर बाउंड होंगे इसके, है कि नहीं? सो अगर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो इंफिनिटली मैनी अपर बाउंड आपको मिलेंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से लोअर बाउंड क्या होता है, अगर सेट के सारे एलिमेंट उस एक एलिमेंट से बड़े होंगे तो आपका लोअर बाउंड होगा। सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं तो 1 क्या हो गया, हमारा लोअर बाउंड हो गया। इस इंटरवल के सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं तो ये क्या हो गया, हमारा लोअर बाउंड हो गया। और नीचे की तरफ लोअर डायरेक्शन में एक बाउंड लग गया इसका, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसके एलिमेंट इसको क्रॉस करके इस तरफ नहीं जा सकते। तो क्योंकि यहाँ पे भी एक बाउंड लग गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये सेट क्या हमारा लोअर बाउंडेड है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो, बिलो का मतलब क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में बाउंडेड। और अगर ये एक इसका एक लोअर बाउंड मिलता है तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे भी लोअर बाउंड होंगे। मतलब सेट का अगर हर एक एलिमेंट, ये सेट के एलिमेंट्स इससे बड़े हैं तो इससे छोटे एलिमेंट से भी तो बड़े ही होंगे। तो अगर एक लोअर बाउंड है तो सारे के सारे उस लोअर बाउंड से छोटे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेट के लोअर बाउंड होंगे। तो अगर एक लोअर बाउंड मिलता है किसी सेट का तो उसके इंफिनिटली मेनी लोअर बाउंड्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछो, जितना मैंने बताया उसमें। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं एक सेट लेता हूं, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, 1 2 3 अप टू 10। यहां पे लाई करते हैं 1 2 3 अप टू 10। तो इस सेट का अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड का मतलब सबसे बड़ा वाला एलिमेंट, मतलब सेट के सारे एलिमेंट से छोटे होने चाहिए। लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी वाली कंडीशन भी है, ऊपर देखो आप यहाँ पे इक्वालिटी वाली कंडीशन भी है, ठीक है। तो इक्वल भी हो सकता है और बाकी सब छोटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट आपका 10 मिलेगा। सेट के सभी एलिमेंट्स या तो 10 से छोटे हैं या 10 के इक्वल है। इसका मतलब 10 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया इसका। मतलब सेट जो है आपका ये बाउंडेड अबोव हो गया। और अगर 10 इसका अपर बाउंड है तो 11 भी अपर बाउंड होगा, 12 भी अपर बाउंड होगा, 13 भी अपर बाउंड होगा। 10 और 11 के बीच में जितने नंबर आते हैं सारे अपर बाउंड होंगे। 11 12 के बीच में जितने नंबर आते हैं सारे अपर बाउंड होंगे। सिमिलरली सेट के सारे एलिमेंट या तो 1 के इक्वल होंगे या 1 से बड़े होंगे। इसका मतलब 1 क्या हो गया आपका, लोअर बाउंड हो गया। और इसका अगर एक लोअर बाउंड मिल रहा है, नीचे से बाउंड लग गया, इसका मतलब सेट क्या हो गया आपका, बाउंडेड बिलो हो गया। और अगर 1 इसका लोअर बाउंड है तो 1 से छोटा हर एलिमेंट किसका लोअर बाउंड होगा, 2 भी लोअर बाउंड होगा, 3 भी, 4 भी, सॉरी माइनस में ये 0 रह गया, यहाँ पे 0 कर दो, -1 0, ऐसा होगा। एक सेकेंड, तो एक लोअर बाउंड मिला मतलब इंफिनिटली मेनी लोअर बाउंड मिल जाए। एक अपर बाउंड मिला तो इंफिनिटली मेनी अपर बाउंड मिलेंगे। तो यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। एनी डाउट? नो सर। नो डाउट। अच्छा ओके, कौन बताएगा? अवनी? यस सर। एन बाउंडेड अबोव है कि बाउंडेड बिलो है?
अबव है सर। बाउंडेड अबव है, तो अपर बाउंड क्या होगा इसका? सिमी, यस सर। बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है? सर बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है? नहीं, क्योंकि सर इसका मतलब इसमें इसका सबसे बड़ा एलिमेंट तो मतलब मिलेगा ही नहीं ना। वेरी गुड। तो अगर ये बाउंडेड बिलो है तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा? 1 1 होगा। 1 और 1 से छोटे सारे एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया सिमी। ठीक है, सो हम अब लिख लेते हैं फटाफट, नोट लिख लेते हैं। देखो डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई होगी। अच्छा, अनबाउंडेड वाला रह गया, ओके, बताना था मुझे। ठीक है, चलो, जो बाउंडेड अबव नहीं है वो अनबाउंडेड अबव है, सीधी सी बात है। अब मैंने n लिया तो ये क्या हो जाएगा? यह 1 2 3 चलता जाएगा यहाँ पे। तो क्या ये बाउंडेड अबव होगा? क्या आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिस एलिमेंट से सेट के सभी एलिमेंट छोटे हो जाएं? क्या ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। कोई भी एलिमेंट ले लो आप, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, करोड़ ले लो, अरब ले लो, जो लेना हो ले लो। हर एलिमेंट से बड़ा एक एलिमेंट आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि n में इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हैं और ये चलते जाते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये चलते ही जा रहे हैं। तो क्योंकि इसका कोई अपर बाउंड नहीं मिलता, हमको ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिलता जिससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे हो जाए। मतलब आप रियल लाइन के ऊपर कोई भी एलिमेंट ले लो, k, कोई भी एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो आपको मिल ही जाएगा सच दैट वो एलिमेंट इस k से बड़ा होगा। और अगर आप n की बात कर रहे हो तो स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं k+1। अगर आप k बिलोंग्स टू, नहीं, k+1 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि k तो आपका रियल नंबर ले रहे हो आप। जो अपर बाउंड की बात करते हैं हम, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ये सेट में नहीं होने चाहिए, जरूरी नहीं है, ये R में से लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? k+1 सीलिंग फंक्शन, ऐसा बोलना पड़ेगा। ये जो एलिमेंट होगा ये ऑलवेज n के अंदर लाई करेगा। आप कोई भी रियल नंबर ले लो k, उस k के लिए सीलिंग फंक्शन k+1 ये ऑलवेज लाई करेगा नेचुरल नंबर के अंदर। और ये जो है k+1 वाला, ये k से बड़ा होगा हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर आप, कोई भी रियल नंबर आप ले रहे हो, उस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल ही जाएगा जो उस रियल नंबर से बड़ा है। यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो। अनबाउंडेड कब कहेंगे? इफ फॉर एवरी k बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर ले लो आप जो आपके मन में आता है, एनी रियल नंबर, वी कैन फाइंड एटलीस्ट, कम से कम एक एलिमेंट हमको मिल जाएगा सेट के अंदर से x, वो जो एलिमेंट है वो k से बड़ा होगा। k क्या है आपका? फॉर एवरी k बिलोंग्स टू R, मतलब सभी रियल नंबर से बड़े, कोई भी रियल नंबर ले लो उससे बड़ा आपको एक एलिमेंट तो सेट के अंदर मिल ही जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? आपका अनबाउंडेड, हर बड़े एलिमेंट से भी बड़ा एक एलिमेंट है, कितना ही बड़ा रियल नंबर ले लो उससे बड़ा आपको मिल ही जाएगा। मतलब सेट क्या हो गया आपका? अनबाउंडेड अबव, ऊपर से अनबाउंडेड। ऐसे ही नीचे से हो जाएगा। अगर नीचे से होगा तो हम क्या लिखेंगे कि कोई भी रियल नंबर ले लो आप जो आपके मन में आता है, उस रियल नंबर से छोटा एक रियल नंबर आपको मिल ही जाएगा। अगर x की जगह मैं k बोल दूं, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर k ले लो आप, आपको एक x मिल ही जाएगा सेट के अंदर सच दैट वो x इस k से छोटा होगा। तो R में तो माइनस इन्फिनिटी तक जाता है ये, तो कितना ही भी छोटा ले लो आप, उस छोटे से भी छोटा एक मिल जाएगा आपको। इसीलिए हम क्या कहेंगे उसको? अनबाउंडेड बिलो, नीचे की डायरेक्शन में अनबाउंडेड है, बस माइनस इन्फिनिटी तक वो चलते जाएगा ऐसे, तो अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, एग्जांपल के लिए n क्या आपका? अनबाउंडेड अबोव, ऊपर से अनबाउंडेड है।
चलते जा रहा है, चलते जा रहा है इस डायरेक्शन में, कोई कहीं स्टॉप ही नहीं होगा। Z अनबाउंडेड अबोव एंड बिलो, दोनों ऊपर भी चलते जा रहा है और नीचे भी चलते जा रहा है, तो अनबाउंडेड ऊपर से भी है और नीचे से भी है, ठीक है। इसी तरीके से Q और R, ये दोनों भी क्या है, अनबाउंडेड सेट है, ऊपर से भी और नीचे से भी। एनी डाउट? सो नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, जो मैंने बताया वही सारी चीजें अपने लिख लेते हैं। नोट, फर्स्ट here if S is bounded above, S is bounded above, then K is said to be upper bound of S. Here मतलब इस डेफिनेशन के अंदर बात कर रहा है। डेफिनेशन में क्या बोला है, बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट K, अगर ऐसा आपको एलिमेंट K मिलता है जिससे सेट का हर एक एलिमेंट छोटा है, और एवरी एक्स बोला हुआ है, हर एक एलिमेंट छोटा है, तो अगर K से हर एक एलिमेंट छोटा है तो K को हम क्या कहेंगे, K is said to be upper bound, ठीक है। नेक्स्ट, अपर बाउंड ऑफ S एंड ऑन, आप देखो जो अपर बाउंड होते हैं, जो बाउंडेड, जो हम बाउंड की बात कर रहे हैं, अपर बाउंड होता है, लोअर बाउंड हो, वो कहां से आते हैं, R में से आते हैं, गिवन सेट में से नहीं आते हैं। सेट के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखे उसके अंदर सेट के अंदर था, पर जरूरी नहीं कि उसके अंदर हो। इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड है तो बाकी सब तो सेट के बाहर ही तो हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके सेट के अंदर हो बाउंडेड अपर बाउंड या लोअर बाउंड, सेट के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो देन K is said to be upper bound of S and on the real line we can say that all the elements of S lie on the left of K के लेफ्ट में लाई करेंगे, इसके सारे के सारे अपर बाउंड, ठीक है। सॉरी, बाकी जितने एलिमेंट है सेट के जितने एलिमेंट है S, जो हमारा सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है वो अपर बाउंड के लेफ्ट में लाई करेंगे। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्शन का क्या है, तो बताया मैंने वही चीज है। अपर बाउंड मतलब यहाँ पे आएगा K, तो सेट के एलिमेंट सारे यहीं पर होंगे, क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे होने वाले हैं, तो जितने भी एलिमेंट है सेट के वो K के लेफ्ट साइड में लाई करेंगे, बस वही बोला हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड नोट, मतलब अगर एक अपर बाउंड मिलेगा तो इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड्स मिल जाएंगे, उसी चीज को लिखेंगे अभी हम यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैं मान लो ये सेट ले लेता हूँ, ओपन इंटरवल 0 2, अजय परमार। यस सर। इसका अपर बाउंड क्या होगा? 3, हाँ 3 4 5। क्या 3 से छोटा इसका कोई अपर बाउंड मिल सकता है? पॉसिबल है? 2 मिलेगा सर, मतलब 2 है, पर 2 सेट में तो नहीं है, मतलब अपर बाउंड सेट में नहीं होना चाहिए ना, मतलब 2 3 4 5 मतलब ये सारे उसके अपर बाउंड है। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। इफ S is bounded, let
S is bounded above and K be its upper bound. K be its upper bound. K क्या होगा उसका अपर बाउंड होगा if K dash belongs to R such that K dash is greater than K. ये अपर बाउंड था और उस अपर बाउंड से भी बड़ा एलिमेंट है, मान लो K, तो जो K dash है आपका वो भी क्या हो जाएगा अपर बाउंड. K dash is also an upper bound of S. इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी बड़े एलिमेंट है K से वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे S के अपर बाउंड हो जाएंगे. तो S के कितने अपर बाउंड है इन्फिनिटली मेनी. तो देयरफॉर एंड हेंस S has infinitely many upper bound. ठीक है. थर्ड, अच्छा जैनिल. यस सर. फाइनाइट सेट्स क्या बाउंडेड अबव होते हैं? क्या हुआ, क्वेश्चन सुनाई दिया? नो सर, आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी. फाइनाइट सेट्स बाउंडेड अबव होते हैं? सर क्या फाइनाइट सेट क्या? बाउंडेड अबव होते हैं? नहीं सुनाई दे रहा? सर मेरे को आवाज कट रही है आपकी. अच्छा देवराज. यस सर. फाइनाइट सेट्स बाउंडेड अबव होते हैं? हाँ होते हैं. सारे? क्या ऐसा कोई फाइनाइट सेट एग्जांपल दे सकते हो जो बाउंडेड अबव नहीं है? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट बाउंडेड अबव नहीं है ऐसा? हाँ. अच्छा बाउंडेड अबव नहीं है तो उसका आप क्या होगा, मतलब होगा ही नहीं. तो मतलब 3 से बड़ा भी इसके अंदर एलिमेंट है, 4 से बड़ा एलिमेंट भी है 5 में, 6 से बड़ा एलिमेंट भी है, हर एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है ना 5 में. सर 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं है. तो तुम ही कह रहे हो उसको कि बाउंडेड अबव नहीं होगा. सरफराज. सर यस सर. क्या एम्प्टी सेट्स बाउंडेड सेट होते हैं, बाउंडेड अबव? हाँ सर बाउंडेड सेट. चलो ठीक है. अब भाई एम्प्टी सेट बाउंडेड अबव होते हैं, उनमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है. ठीक है, तो आगे जो हाइपोथेटिकली इसको वैसे ही हम बोल देंगे कि ये बाउंडेड सेट होते हैं. बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो सब कुछ होता है. आगे बढ़ते हैं अपने. सो एवरी फाइनाइट सेट is bounded above. जितने भी फाइनाइट सेट हैं सारे के सारे क्या होंगे, बाउंडेड अबव होंगे. कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो n z q r ये सब क्या है, ऑल आर अनबाउंडेड अबव सेट्स. ठीक है. सेकंड, इंटरवल्स की बात करें अगर हम तो द इंटरवल्स ओपन इंटरवल ले लो चाहे क्लोज इंटरवल ले लो,
चाहे नीचे से अनबाउंडेड वाला ले लो, ठीक है। सारे के सारे क्या होंगे, ऑल आर बाउंडेड अबव सेट्स। बाउंडेड अबव सेट्स, ठीक है। whereas ए इंफिनिटी क्लोज में ले लो चाहे, या ये ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं, आर अनबाउंडेड अबव सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो। अब उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। तो बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन फटाफट लिख लेते हैं अपने। बाउंडेड बिलो सेट। नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी डाउट हो तो फौरन पूछ लेना भाई। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी subset of R, then first S is bounded below। सर हाँ बोलो। सर ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, हाँ सर वो बाउंडेड अबव सेट्स में भी गिना जा सकता है ना? बाउंडेड अबव में? हाँ सर। ये किसके इक्वल होता है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को आर बोल सकते हो? हाँ सर। तो पूरा रियल नंबर्स है ना। बाउंडेड अबव का मतलब क्या होगा, एक अपर बाउंड मिलेगा आपको जिससे सभी एलिमेंट छोटे होंगे सेट के। मतलब आपके पास कोई ऐसा बाउंड है जिससे रियल नंबर, सभी रियल नंबर छोटे होते हो? सर दोनों साइड इंफिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, तो सर अनबाउंडेड अबव होगा और बाउंडेड अबव भी हो सकता है सर। क्या बोल रहे हो, अनबाउंडेड अबव भी बोल रहे हो, फिर बाउंडेड अबव भी बोल रहे हो? सर अनबाउंडेड इधर होगा तो बाउंडेड कैसे होगा? बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्या बोल रहे हो, ये होगा कि ये होगा? मानव, हाँ सर। क्या लगता है तुमको, क्या बोल रहे थे अभी, ये वाला पूछ रहे थे कि ये वाला? सर अनबाउंडेड अबव तो सर हो रहा है, आपने लिखा है उधर। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि सर बाउंडेड अबव भी होगा? देखो, क्योंकि हाँ सर बोल। इन्फिनिटी है उधर भी, हाँ माइनस इन्फिनिटी भी है ना सर। हाँ तो हाँ सर, इसलिए बाउंडेड अबव होगा। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, बाउंडेड सेट, जो भी बाउंडेड अबव होते हैं उनका एक अपर बाउंड मिलता है। एक ऐसा नंबर मिलेगा जिस नंबर से सेट के सभी एलिमेंट छोटे होते हैं। बाउंडेड अबव की डेफिनेशन, बाउंडेड अबव में क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू R सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू k फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S। जो सेट S ले रहे हो आप, इस S को बाउंडेड अबव कब बोलोगे, जब इसका हर एक एलिमेंट इस k से छोटा होगा। ऐसा कम से कम एक एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आपको मिले जिस एलिमेंट से गिवन सेट का हर एक एलिमेंट छोटा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बाउंडेड अबव कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हो तुम, इसका मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में ये 0 है, ये 1, ये -1, ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक।
ये चलता जा रहा है माइनस इंफिनिटी तक। अब तुम अगर इसको बाउंडेड अबोव बोलते हो, इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे इस सेट के हर एक एलिमेंट छोटे हो जाए। तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई एलिमेंट है जिससे सारे के सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं? बताओ। नहीं सर, इन्फिनिटी है इसलिए नहीं है सर कोई एलिमेंट। नहीं मिलेगा ना, ये तो चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो आप ऐसा एलिमेंट ले ही नहीं सकते हो जिस एलिमेंट से बाकी सभी एलिमेंट छोटे हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो बाउंडेड अबोव नहीं होगा। ऊपर से कोई बाउंड ही नहीं लग रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते ही जा रहा है। कोई बाउंड लगेगा तो अपर बाउंड होगा ना। सिमिलरली बाउंडेड बिलो देख लो। हाँ बोलो। और सर अनबाउंडेड अबोव होगा क्योंकि सर उससे बड़ा भी कोई नहीं मिलेगा ना। हाँ तो अनबाउंडेड अबोव तो होगा। अनबाउंडेड अबोव हो रहा है क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो। एक मिनट, क्या है डेफिनेशन? कोई भी रियल नंबर ले लो आप सेट का, क्या कहते हैं, फॉर एवरी के बिलोंग्स टू आर। चाहे आप कोई भी रियल नंबर ले लो के, जो भी आपके मन में आता है कोई भी, आपको उस एलिमेंट से बड़ा, जो भी आपने एलिमेंट लिया रियल नंबर, उस रियल नंबर से बड़ा आपको कम से कम एक एलिमेंट तो मिल ही जाएगा सेट के अंदर, अगर वो सेट अनबाउंडेड अबोव है तो। अगर आपका सेट अनबाउंडेड अबोव है तो कोई भी रियल नंबर ले लो जो आपके मन में आता है, उस रियल नंबर से बड़ा एक एलिमेंट आपको सेट में मिल ही जाएगा। ठीक है, यहां पे आप कोई भी रियल नंबर ले लो जो आपके मन में आता है, कोई भी ले लो। अगर आपने के लिया, कोई भी एंड रैंडमली एनी नंबर के बिलोंग्स टू आर, तो जो के प्लस 1 होगा वो इस सेट के अंदर लाई करेगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो, क्योंकि ये तो माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी है, सारे एलिमेंट आएंगे, तो के प्लस 1 इसमें लाई करेगा फॉर एनी के, है कि नहीं? तो कोई भी रियल नंबर आपने लिया, उस रियल नंबर से बड़ा एक नंबर आपको मिल गया सेट के अंदर। इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड अबोव। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन जो यहाँ पे बोली हुई है, लॉजिकली मैं आपको समझा रहा था, उसके अंदर ऐसा है कि इस डायरेक्शन में अगर चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। सेट की बात कर रहा हूँ, ये सेट कहीं नहीं रुक रहा है, बस चलते ही जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में बस चलते ही जा रहा है तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। ऊपर की डायरेक्शन में तो अनबाउंडेड अबोव। अगर नीचे की डायरेक्शन में चलते ही जा रहा है, कहीं नहीं रुक रहा है, तो अनबाउंडेड हो जाएगा बिलो। अगर ऊपर की डायरेक्शन में चलते चलते कहीं रुक जाता है, कहीं पे भी रुक जाता है, उसके बाद नहीं जाएगा, कहीं रुक गया, अगर कहीं पे भी रुक जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? बाउंडेड अबोव। ऊपर की डायरेक्शन में जाते जाते रुक गया तो बाउंडेड अबोव। इसी तरीके से नीचे की डायरेक्शन में जाते जाते अगर रुक गया तो बाउंडेड बिलो। नीचे की डायरेक्शन में बाउंडेड हो चुका है। मानव? हाँ सर, समझ गया सर। पक्का? हाँ सर। कोई भी डाउट हो थोड़ा भी तो बोलो। नहीं सर, समझ गया। ओके, और किसी को कोई भी डाउट है? किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, एकदम क्लियर होके चलो, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इनमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए हमको। तो मिटा देते हैं इसको। So S is bounded below, then K is said to be लोअर बाउंड। अरे क्या लिख रहा हूँ, तो आगे पहुंच गया, सॉरी। एक मिनट। S is bounded below if there exists some K in R such that X will be greater than equals to K
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S, सेट का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए k से, तो हम k को क्या कहेंगे, लोअर बाउंड। ठीक है, अभी तो हम S हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो। और S आपका अनबाउंडेड बिलो कब होगा, S इज अनबाउंडेड बिलो if फॉर एवरी k, हर एक रियल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, हम कम से कम एक ऐसा एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड एटलीस्ट one element x in S such that x is less than k। ठीक है, so ये बाउंडेड अबोव की तरफ बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशन हमने लिख ली। अब नोट लिख लेते हैं, सेम जो वहां पे लिखे थे यहाँ पे भी लिख लेते हैं फटाफट। Here if S is bounded below, then K is said to be lower bound of S। K is said to be lower bound of S, and on the real line we can say that all the elements of S lie on the right of K। ठीक है, ऑन द राइट ऑफ K। सो कोई भी अगर जो आपका लोअर बाउंड है, उस लोअर बाउंड के राइट साइड में होंगे सेट के सारे एलिमेंट। ठीक है, सेकंड नोट, let S be bounded below and K be its lower bound। K be its lower bound। ठीक है, if K dash belongs to R such that K dash is less than K, then K dash is also a lower bound। K dash is also a lower bound of S। लोअर बाउंड से छोटे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। इसका मतलब कितने लोअर बाउंड मिलेंगे आपको, इन्फिनिटली मेनी। हेंस S has infinitely many lower bounds। ठीक है, infinitely many lower bounds। थर्ड, every finite set is bounded below। Every finite set is bounded below। जितने फाइनाइट सेट होते हैं बाउंडेड अबोव भी होते हैं और बाउंडेड बिलो भी होते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट जो n है आपका वो क्या है, n इज बाउंडेड बिलो, बट या फिर वेरियस Z, Q एंड R, ये तीनों क्या होंगे, R अनबाउंडेड बिलो।
आर अनबाउंडेड बिलो। ठीक है। सेकंड, इंटरवल्स के केस में द इंटरवल्स ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, या फिर ये वाले अनबाउंडेड इंटरवल्स, और ये सब क्या हो जाएंगे, नीचे से बाउंडेड है। ऑल आर बाउंडेड बिलो सेट्स। ठीक है। और ऊपर से जो है उनका माइनस इंफिनिटी ए, ये सारे क्या होंगे, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, ये सारे अनबाउंडेड बिलो सेट हैं। ऑल आर अनबाउंडेड बिलो सेट्स। ठीक है। सो बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बाउंडेड सेट। जो सेट नीचे से भी बाउंडेड होता है, ऊपर से भी बाउंडेड होता है, मतलब बाउंडेड बिलो भी होता है, बाउंडेड अबव भी होता है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट। ओनली बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, ऊपर से भी बाउंडेड होना चाहिए, नीचे से भी बाउंडेड होना चाहिए। इसी तरीके से अनबाउंडेड क्या होंगे, जिसका ऊपर भी कोई बाउंड ना हो, नीचे भी कोई बाउंड ना हो, वो अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। बाउंडेड अबव कहाँ गया, बाउंडेड बिलो, अब बाउंडेड, बाउंडेड सेट। ओके। a non-empty subset S of R S of R is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below। जो बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट कहेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से भी बाउंड होगा, नीचे से भी बाउंड होगा। इसका मैथमेटिकली अगर इसको लिखिए तो दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट two real numbers m and m such that m less than or equals to x less than equals to m for every x belongs to s। s का हर एक एलिमेंट कोई दो नंबर्स के बीच में होगा, तो ये क्या होगा, अपर बाउंड, ये क्या होगा, लोअर बाउंड। इन दोनों के बीच में s के सारे एलिमेंट आते हैं, तो जिस सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों मिले उस सेट को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड। ऊपर से भी बाउंडेड, नीचे से भी बाउंडेड। और ये क्या हो जाएगा, उसका अपर बाउंड, ये हो जाएगा लोअर बाउंड। इससे बड़ा हर एलिमेंट अपर बाउंड, इससे छोटा हर एलिमेंट लोअर बाउंड। ठीक है। ओके। अब कुछ नोट लिख लेते हैं अपने। नोट फर्स्ट, here m and n are called lower bound and upper bound। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड रिस्पेक्टिवली किसके हैं, एस के। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब एम होगा लोअर बाउंड और एम होगा अपर बाउंड। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नोट, फाइनाइट सेट आपने देखे, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है।
सो बाउंडेड सेट हो जाएंगे। तो एनी फाइनाइट सेट ए सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड सेट, ठीक है। थर्ड वन, कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लो आप, एन इनफाइनाइट सेट E सबसेट ऑफ R इज नहीं लिखो, मे और मे नॉट बी बाउंडेड। मतलब इनफाइनाइट सेट्स बाउंडेड हो भी सकते हैं और ना भी हो, कुछ नहीं पता, लेकिन फाइनाइट सेट्स 100% बाउंडेड ही होंगे, ठीक है। लास्ट, इफ S is unbounded above or unbounded below or both, then S is called अनबाउंडेड सेट। अच्छा इसको देखो, बाउंडेड के लिए क्या होना चाहिए, अब लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होने चाहिए, मतलब बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों होना चाहिए, तब उसको हम बाउंडेड सेट कहेंगे। लेकिन अनबाउंडेड में ऐसा नहीं है। अनबाउंडेड में क्या होगा, दोनों में से कोई भी, या तो बाउंडेड अबव हो जाए या बाउंडेड बिलो हो जाए, या भले दोनों हो जाए, अगर कोई एक भी होता है दोनों में से तो भी हम उसको अनबाउंडेड बोलेंगे। अनबाउंडेड मतलब अनबाउंडेड, ठीक है। मैंने शायद पहले आपको ये कहा था कि दोनों तरफ से अनबाउंडेड होना चाहिए, बट एक्चुअली में क्या होगा इसका, कोई भी एक तरफ से अगर अनबाउंडेड है तो उसको अनबाउंडेड ही बोलेंगे। बाउंडेड कब होगा, जब दोनों तरफ से बाउंडेड होगा, और अनबाउंडेड कब होगा, जब दोनों में से कोई भी एक तरफ से अनबाउंडेड हो जाएगा, तो वो अनबाउंडेड सेट होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल अगर आपको देखने हैं इसके, फटाफट एग्जांपल भी देख लेते हैं अपने। S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, फाइनाइट सेट ले लिया, ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। और अगर मैं इस तरह के सेट ले लूँ तो -2 -1 नेगेटिव वाले, या मैं पॉजिटिव वाले ले लूँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होंगे, अनबाउंडेड। ये दोनों तरफ से बाउंड है इसलिए ये बाउंडेड हुआ। यहाँ पे नीचे वाले डायरेक्शन से, मतलब ये अनबाउंडेड बिलो है और ये अनबाउंडेड अबोव है, स्टिल इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड। अगर एक भी डायरेक्शन से अनबाउंडेड है तो वो अनबाउंडेड, और बाउंडेड कब होगा, जब दोनों डायरेक्शन से बाउंडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आपके स्टैंडर्ड सेट्स हैं, द सेट Z N Z Q और R, ये सारे क्या हो जाएंगे, R और अनबाउंडेड सेट्स। सर हाँ बोलो। एन बी अनबाउंड, हाँ एक साइड इंफिनिटी है, ठीक है ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे पता था, मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था अभी। मुझे पता तुम में से कोई ना कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है इनको लेके। एन भी अनबाउंडेड सेट ही माना जाएगा क्योंकि एक डायरेक्शन से अनबाउंडेड है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड नहीं है इसका, तो अनबाउंडेड अबोव है, बाउंडेड बिलो है लेकिन अनबाउंडेड अबोव है, और क्योंकि अनबाउंडेड अबोव है इसलिए अनबाउंडेड सेट होगा, ठीक है। लास्ट इंटरवल्स वाले देख लेते हैं। द सेट द इंटरवल्स, ये जो चारों इंटरवल हैं, ये चारों क्या होंगे आपके, बाउंडेड।
द इंटरवल्स आर बाउंडेड। ये दूसरे वाला जो है वो एक तरफ से भी अगर अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों तरफ से, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आर अनबाउंडेड, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। यहाँ पे बाउंडेड अनबाउंडेड फिनिश किया हमने। अब हम ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद फिर लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करना है। वो हमारा मेन होगा जीएलबी और एलयूबी, ठीक है, जिसको सुप्रीमम और इंफीमम भी हम बोलते हैं। और सुप्रीमम इंफीमम से भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो कम से कम एक ऑप्शन तो उसमें से दिखाई दे ही जाता है इसका एग्जाम में। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट क्या होते हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, greatest element, let S be a non-empty subset of R. A real number M is called greatest element of S. Greatest element of S if क्या होगा, इफ कंडीशन 2 पहली वाली, M जो होना चाहिए वो सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S। मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ दोनों, उसके बाद समझा दूंगा एक साथ। लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, लेट S be a non-empty subset of R. Let S be a non-empty subset of R, a real number N is called least element. Least element of S if first condition N belongs to S and second one N is less than equals to S for every x belongs to S। इस if को यहाँ से हटाओ, आपको लिखो ठीक है। देखो कोई भी सेट आप लेते हो, कोई भी सेट लेते हो आप जो आपके मन में आए, उस सेट के उस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, जैसा नाम से पता चल रहा है ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, सेट के सभी एलिमेंट में से सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है। खत्म, मतलब सेट का एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा सबसे बड़ा होना चाहिए, सभी एलिमेंट में सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अपर बाउंड में क्या था, किसी भी सेट का अपर बाउंड क्या होता है, वो वाला एलिमेंट जिससे सेट के सभी एलिमेंट छोटे होते हैं,
लेकिन वहां पे कंडीशन क्या है कि वो जरूरी नहीं है सेट के अंदर हो, अपर बाउंड हो सकता है सेट में हो सकता है सेट में ना भी हो, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट में ऐसा नहीं है। नाम से पता चल रहा है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट मतलब सेट का एलिमेंट, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सेट का एलिमेंट होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटरवल ले लूं मैं, क्लोज इंटरवल 1,2, तो इस इंटरवल का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है सिमी? यस सर। इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 2। तो 2 क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ले लूं ओपन इंटरवल 1,2, तो इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है अजय परमार? यस सर। ओपन इंटरवल 1,2 इसका सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? सबसे बड़ा एलिमेंट मतलब 2 से जो छोटा होगा तो वो। भाई तुम मुझे ऐसा नहीं, मुझे स्पेसिफिक नंबर बताओ। जैसे सिमी ने बताया यहाँ पे 2 होगा, वैसे यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा? स्पेसिफिक नंबर मतलब तो सर 1.90 मतलब वही होगा 99। 1.99 ऐसे मतलब ऐसे मतलब यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा मतलब। हाँ ओके। डिम्पी यस सर। क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट? सर ऐसे कोई इसमें कोई ग्रेटेस्ट नहीं है, 1.999 कोई भी एलिमेंट हम इसमें ग्रेट जो भी ग्रेटेस्ट हो सकता है वो ले सकते हैं। जो भी हो सकता है वो ले सकते हैं मतलब ऐसा नहीं, मुझे बताओ स्पेसिफिक सर ये है ग्रेटेस्ट। इसका कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता नहीं सकते हैं। तुम नहीं बता सकती कि कोई नहीं बता सकता? सर मैं तो नहीं बता सकती। होगा ही नहीं सर इसका। होगा ही नहीं। होगा ही नहीं? नहीं मतलब दो चीजें हैं, या तो तुम्हें नहीं आता हो या फिर ऐसा कि सर होगा ही नहीं। नहीं होगा सर। कंफर्म? यस सर। चलो भाई तुम बोलते तो मान लेते हैं, पर इसका क्या करे? अजय परमार बोलता है कि 1.99 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा एलिमेंट दे दो उसको। सर मैं भी बदल देता हूँ सर, मतलब होगा ही नहीं। 1.9 इससे बड़ा एलिमेंट है ये, इससे बड़ा एलिमेंट है ये, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और चलता ही जाएगा। ये कभी 2 नहीं बन सकता। हम जब भी लिखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 लिख देते हैं इसको, पर एक्चुअल में कभी 2 नहीं बनेगा। ये बस चलता ही जाएगा, कोई एंड नहीं आएगा इसका। तो 2 से एग्जैक्टली पहले कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, वो नहीं, कोई नहीं बता सकता। ऐसा नहीं कि 1 या 2 इंसान नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, होता ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, किसी सेट के लिए करेगा, किसी सेट के लिए नहीं करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसी तरीके से लीस्ट एलिमेंट है। लीस्ट का मतलब क्या है? सेट का सबसे छोटा एलिमेंट। सेट का एलिमेंट होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस। सेट के हर एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा बताओ, जो अपर बाउंड है कि कोई भी सेट आप लेते हो एस, विधि आई है? हाँ सर। तुमने लेक्चर अटेंड किया, देखा पूरा? सर 1 घंटे बाद आई थी मैं तो। अच्छा ओके, सो कौन बताएगा? डिम्पी? यस सर। कोई सेट एस है। अच्छा डिम्पी तुमने बहुत बताया। सरफराज? यस सर। तुम बताओ, कोई सेट एस है, इसका अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों इक्वल होंगे या कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा? क्या मतलब रिलेशन हो सकता है? ग्रेटेस्ट लेस और इक्वल टू होगा सर। क्या लेस और इक्वल टू होगा? कौन बड़ा कौन छोटा?
बड़ा होगा अपर बाउंड। अपर बाउंड बड़ा होगा हाँ ग्रेटेस्ट एलिमेंट से, हाँ लेस और इक्वल्स टू, ऐसा लेस होगा। और इक्वल हाँ। और कोई रिलेशन, अगर मान लो मैं बोलूं कि ए इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस, ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ए, तो क्या ये अपर बाउंड होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर तो ओपन और ग्रेटेस्ट क्लोज। एलिमेंट हो सकता है अपर बाउंड हो सकता है अपर बाउंड ना हो, ऐसा? हाँ सर। डिम्पी तुम्हें क्या लगता है? ग्रेट सर ग्रेटेस्ट एलिमेंट सर अपर बाउंड तो होगा ही। यस सर, ग्रेटेस्ट एलिमेंट अपर बाउंड होगा ही सर। लेकिन अपर बाउंड ग्रेटेस्ट और अपर बाउंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा? नहीं सर, नहीं सर, अपर बाउंड तो इनफाइनली मेनी है ना सर। हाँ first, if m is greatest element of S, then m is upper bound of S, and if n is upper bound of S, then n need not be greatest element of S, that is, शॉर्ट में अगर इस 3 लाइन को लिखे तो कैसे लिखेंगे अपने? एक मिनट, that is greatest element, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज अपर बाउंड, बट अपर बाउंड नीड नॉट बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर कुछ कोई एग्जांपल ले हम, एज एन एग्जांपल, इंटरवल ले लेते हैं s इज इक्वल टू 1,2 ओपन इंटरवल। हियर 2 इज अपर बाउंड, 2 अपर बाउंड है लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, बट 2 इज नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, और अगर क्लोज ले लोगे तो here 2 is upper bound as well as greatest element of S dash। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसके अंदर? इसी तरीके से लोअर बाउंड भी है। लोअर बाउंड के लिए भी वही चीज बोल सकते हैं कि इफ n इज अ लीस्ट एलिमेंट ऑफ S, अगर वो लीस्ट एलिमेंट है, अगर लीस्ट एलिमेंट है तो लोअर बाउंड होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई लोअर बाउंड है तो जरूरी नहीं है कि वो लीस्ट एलिमेंट हो। सिमिलरली सेकंड वाला नोट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, if m is least element of S,
then m is lower bound of S, and if n is lower bound of S, then n need not be क्या कहेंगे इसको, लिस्ट एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, दैट इज जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो लीस्ट एलिमेंट इज लोअर बाउंड, बट लोअर बाउंड need not be least element। हो भी सकता है, नहीं भी होगा। ठीक है, सेम। तो यहाँ पे भी क्या एग्जांपल लोगे, एग्जांपल लिया था ना, हाँ दैट इज वाला हो गया एग्जांपल। एग्जांपल क्या लोगे, लोअर बाउंड क्या होगा इसका, 1, here 1 is lower bound, 1 क्या है, लोअर बाउंड है S का, लोअर बाउंड ऑफ S, लेकिन 1 लीस्ट एलिमेंट नहीं है, बट 1 इज नॉट लीस्ट एलिमेंट ऑफ S। दूसरा S डैश अगर आप लेते हो तो क्लोज्ड 1 2, here 1 is lower bound as well as least element, of S dash। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं।